बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे हज रवानगी की। पाकिस्तान से आज़मीन हज की रवानगी आज से शुरू होगी। पहली हज परवाज रात 2:15 पर रवाना होगी। आज़मीन की हज्जाज मुक़द्दस रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इससे कबल परवाज का टाइम 1:45 था, मगर अब आधा घंटा लेट है। 2:15 पर यह पहली परवाज रवाना होगी। यहाँ पर आपको अपडेट करते चले, पाकिस्तान से आज़मीन हज की रवानगी आज से शुरू होगी। पहली हज परवाज रात 1:45 पर रवाना होगी। आज़मीन की हज्जाज मुक़द्दस रवानगी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पाकिस्तान से आज़मीन हज की रवानगी आज से शुरू होगी। पहली हज परवाज रात 2:15 पर रवाना होगी। जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा कि आज़मीन तो पहुंचना शुरू हो गए होंगे, क्लियरेंस कहां तक पहुंची है? बिल्कुल जी, आज़मीन हज की 2 परवाज़ें जो है वो हज्जाज इकराम की आज रवाना होंगी मदीना मनव्वरा के लिए। और कराची से जो हज्जाज इकराम को जो है वो मदीना मनव्वरा लेकर रवाना होगी, जबकि दूसरी परवाज़ जो है उसके अंदर तकरीबन 150 हज्जाज इकराम हैं जो रवानगी के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद है। अपने प्रोसेस जो है वो करा रहे हैं, जिसमें इमिग्रेशन के लिए जो है वो DG की जानिब से विज़िट भी किया गया और मुख्तलिफ काउंटर्स के जो है वो दौरा किया गया। इमिग्रेशन के लिए जो काउंटर्स कायम किए गए, स्कैनर है और दीगर जो तमाम तर ज़रूरी इक़दामात हैं वो तमाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए। जबकि डिपार्चर पर जो है ख़ुसूसी तौर पर इंतज़ाम किए गए और गेट नंबर 24 पर जो है वो रोड टू मक्का पहले जो है वो उस मिशन के तहत जो है तकरीबन 18,000 से ज़ायद हज्जाज इकराम जो है वो मदीना हज की अदायगी के लिए जाएंगे। उसके हवाले से जो है उसके लिए सऊदी इमिग्रेशन हुकाम जो है उसका अमला वो इमिग्रेशन चेक करेगा। उस तमाम तर हवाले से भी जो इंतज़ाम मुकम्मल कर लिए गए। गेट नंबर 24 से 8 काउंटर जो इमिग्रेशन के बनाए गए हैं, जहाँ पर जो रोड टू मक्का के विजन के तहत इसकी जो सिस्टम है उसके तहत लेकर जाएंगे। उन तमाम की इमिग्रेशन के प्रोसेस जो है वो सऊदी इमिग्रेशन जो है वो करेगी और उसके लिए तमाम तर सहूलियात जो सिविल एविएशन की जानिब से जो है वो मुहैया की गई हैं और पाकिस्तानी इमिग्रेशन का भी उसमें ताउन होगा। जबकि जो परवाज़ें आज जानी हैं 2, उन हवाले से जो है वो तमाम तर इंतज़ाम जो हैं वो मुकम्मल हैं और इसके साथ साथ जो इसके बाद बतदरीज परवाज़ें जो उड़ेगी उस हवाले से भी जो है वो डिपार्चर जो इंटरनेशनल है उसके अंदर इंतज़ाम किए गए हैं, इसलिए कि हज्जाज इकराम की जो पूरा इमिग्रेशन का प्रोसेस जो होगा उससे कबल जो है उनको ठहराने के लिए, उनको वहाँ पर बिठाने के लिए इंतज़ाम किए गए हैं और इसके साथ साथ वहाँ पर गाइड करने के लिए जो है वो अमला मौजूद है। मुख्तलिफ इदारों के लोग तमाम तर जो है वहाँ पर मौजूद है मावनत के लिए, ताकि किसी किस्म की जो है परेशानी से बचते हुए हज्जाज इकराम को जो है वो उनकी परवाज़ों तक पहुँचाया जाए और उस परवाज़ों को जो है वो बिला ताख़िर जो है वो अपने मुकर्रर वक्त के अंदर जो शेड्यूल किए गए हैं उसके मुताबिक जो है उड़ा जाए। पहली परवाज़ जो आज 2:15 पर रवाना मुतवक्के वक्त दिया गया उस वक्त रवाना होगी। इसी तरह 2 परवाज़ें जो है वो आज जाएंगी अलग सुबह 9 मई, यानी कि आज से जो है वो उसका ऑपरेशन शुरू कर दिया गया और कराची से 2 परवाज़ें जो है वो पाकिस्तान से जा रही हैं, जिसमें तकरीबन मजमूई तौर पर जो 330 हज्जाज इकराम जो है वो आज 2 परवाज़ों के ज़रिए हज्जाज मुक़द्दस पहुँचाया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे 17 रोज लापता रहने के बाद दिल्ली कॉलोनी की रहायशी 16 साल युसरा बाजियाब। प्रेयर पुलिस ने मेडिकल कराने की तैयारी मुकम्मल कर ली। पुलिस के मुताबिक मेडिकल के बाद युसरा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद जानते हैं कामरान मिन्हाज से। जी बिल्कुल, 17 रोज़ कबल दहली कॉलोनी से लापता होने वाली युसरा जो है इस वक्त फेरियर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तहवील में है और पुलिस की जानिब से इंतजामात किए जा रहे हैं ताकि उसका मेडिकल कराया जा सके। बच्ची नीम बेहोशी की हालत में थी, लेकिन अब उसमें बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त मेरे साथ जो मौजूद हैं इन्वेस्टिगेशन के जो इंचार्ज हैं शकील माको साहब, और उसके अलावा युसरा के जो मामू हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं इनसे बात करता हूँ। मुझे ये बताइएगा कि युसरा जब लापता हुई तो उसके बाद क्या क्या करना पड़ा और किस तरह से बच्ची आपको मिली और क्या अब तक तफ्तीश हुई है? जिस दिन से बच्ची लापता हुई है 22 तारीख से हमारी दिन रात की और SIO साहब के साथ मिल के हमने रात दिन एक कर दिया। पता नहीं कितनी CCTV कैमरे फुटी, ये वो, ऐसी कोई जगह नहीं थी जो हमने छोड़ी, ईडी सेंटर या इधर उधर। बहुत मेहनत की और आज जाके
کہ اچھا بچی کی ابھی تھوڑا سا طبیعت بہتر ہے تو وہ نہیں ہے تو بیانات اس کے جو سامنے آئیں گے تو اس کے بعد یقیناً اور تفتیش بڑھے گی. آپ مطمئن ہیں؟ لگتا ہے پولیس تفتیش صحیح کر رہی ہے اور آگے صحیح تفتیش ہوگی؟ جی بالکل. میں پولیس سے جو ہے خاص طور پہ SIO فریل اور ان کی ٹیم سے میں مطمئن ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں SIO صاحب بھی, میں ان سے بات کرتا ہوں. مجھے بتائیے گا کیا کوششیں کی, کیونکہ ایک CCTV تھی اور کچھ بھی نہیں تھا اس میں. ہم نے پھر سر ایک CCTV فوٹیج لیا, پھر اس کا روٹ میپ لیا اور آگے کہاں جا رہی ہے, پھر آگے ان کا روٹ میپ لیا. تو اس سے ہمیں جو ہے کافی ساری ہیلپ ہوئی کہ روٹ کہاں تک جا سکتا ہے بچی کا. اس کے بعد ہم نے کیا کیا سر کہ جو بے فلاحی ادارے ہیں, عیدی سینٹرز ہیں, ویلفیئر دارالعمان ہیں, ادھر ہم نے جو ہے سرچ کرنا اسٹارٹ کیا. ادھر ہم نے سرچ کرنا اسٹارٹ کیا تو ہمیں انفارمیشن ملی کہ سوراب گوٹ میں جو عیدی سینٹر ہے وہاں پر بچی اس نام سے اویلیبل ہے. جی بالکل دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک اچھی اور مؤثر کارروائی کی گئی ہے فیریئر انویسٹیگیشن پولیس کی جانب سے, اور جو مدعی ہیں یسرا کے ورثہ ہیں وہ بھی اس حوالے سے مطمئن نظر آتے ہیں. اب بتایا یہی جا رہا ہے کہ جو قانونی کارروائی ہے وہ جو ہے مزید آگے بڑھائی جائے گی اور یسرا کا جو ہے میڈیکل بھی کرایا جائے گا اور اس کے بعد اسے معزز عدالت میں پیش کیا جائے گا. جی KMC کے محکمہ انجینئرنگ کی ایک بار پھر نواب صدیق علی خان روڈ کی فٹ پاتھ کو کاٹ کر کٹ نکالنے کی کوشش علاقہ عوام نے ناکام بنا دی. ہنگامہ آرائی پر اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد نے کام بند کرا کے عملے اور مشینری کو پولیس کی تحویل میں دے دیا. رضوان احمد کی رپورٹ. بورڈ آفس کے قریب نواب صدیق علی خان کی مین اور سروس روڈ کے درمیان فٹ پاتھ کو کاٹ کر راستہ نکالنے کی ناکام کوشش کی گئی, جس پر عوام نے احتجاج کیا, جن کا کہنا تھا کہ غیر قانونی کٹ حادثات, جرائم اور ٹریفک جام کا سبب بنے گا. پہلے بھی ہو چکا ہے, یہ اس کو رکوایا تھا, آپ کی نالج میں آپ نے اس پہ بھی ورکنگ کی تھی, اس کو پہلے بھی رکوایا تھا. آج صبح 9 بجے اطلاع ملی کہ پھر مشینیں لگ گئی ہیں دوبارہ اور یہاں کام ہو رہا ہے. صبح 9 بجے سے ہم کوشش میں تھے اس کے, پھر DSP صاحب بھی آئے, AC صاحب خود آئے اور انہوں نے کام کو بند کیا, مشینری کو ضبط کیا ہے. آپ یہاں دیکھیں کہ کتنی ساری عوام یہاں سے گزرتی ہے. ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے, اسٹوڈنٹس بہت سارے آتے ہیں, بہت سارے معاملات ہیں. اسنیچنگ یہاں پہ ہونا شروع ہو جائے گی, یہاں پارکنگ کا ہمارا ایشو ہو جائے گا. تو یہ چیز ہم نے اس وقت جو ہے اس کا احتجاج کیا ہے اور اس کو بند کرانے کی کیا ہے. تو ہماری اپیل ہے اس وقت مرتضیٰ وہاب صاحب سے کہ اس کو کائنڈلی ذرا لک آفٹر کریں اور یہ چیز جو ہے نا ختم کرائی جائے. فٹ پاتھ کو ہیوی مشینری سے اکھاڑنے کے دوران برساتی نالے اور PTCL کی کیبل کو بھی نقصان پہنچا. سے تو پرابلم اتنی ہوگی, ابھی آگے بارش ہے, جب بارش ہوگی ایکسیڈنٹ ہوں گے, لوگ گریں گے, مریں گے, بچے چھوٹے گریں گے, سارا معاملہ خراب ہوں گے. ان کو کسی چیز کا احساس نہیں ہے, ان کو چاہیے یہ بند کرے اور یہ بند کرے بغیر بھاگ گئے. شہریوں نے میئر کراچی مرتضیٰ وہاب سے مطالبہ کیا ہے کہ قواعد کے برعکس فٹ پاتھ کو کاٹ کر راستہ نکالنے والے محکمہ انجینئرنگ کے افسران اور عملے کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے. کیمرہ مین قیوم شیخ کے ساتھ رضوان احمد, سٹی 21. ایتھوپین سفیر نے ملکی سرمایہ کاروں کو اپنے ملک میں سرمایہ کاری کی دعوت دے دی. ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ کا کاٹی کا دورہ. ایتھوپیا میں زراعت, مینوفیکچرنگ, فارماسیوٹیکل, سرجیکل آلات, کان کنی اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کے وافر مواقع ہیں. دونوں ممالک کی معاشی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا. خورشید رحمانی کی رپورٹ. ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ نے کورنگی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کا دورہ کیا. دورے کا مقصد کراچی کے تاجروں کو ایتھوپیا میں تجارت کے حوالے سے روڈ میپ سے متعلق آگاہ کرنا تھا. ایتھوپیا کے سفیر جمال بکر عبداللہ نے کہا کہ سرمایہ کاروں کو افریقہ میں کام کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہاں سرمایہ کاری کو تحفظ حاصل ہے. ایتھوپیا گرین اکانومی اور گرین لیگیسی اقدامات کے تحت 98% کلین انرجی پیدا کرتا ہے. ایتھوپیا ان ملکوں میں سے ہے جہاں اس وقت بہت بڑا ایکسپورٹ پوٹینشیل ہے. میں سب فارماسیوٹیکل مینوفیکچر سے یہ کہوں گا, ٹیکسٹائل مینوفیکچر سے کہوں گا, فوڈ مینوفیکچر جیسے رائس ہے, اس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے ایتھوپیا میں. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارے پاس پروسیسنگ پلانٹس ہیں, جیسے کہ ایتھوپیا نے اس وقت شروع کی ہے رائس پروڈکشن, ایگریکلچر میں آگے آ رہے ہیں, مگر ایگریکلچر پروسیسنگ نہیں ہے. الحمدللہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ایگریکلچر پروسیسنگ میں بہت کام کیا ہے پچھلے 20 سالوں میں. تو وہ لوگ جو یہاں پہ ایگریکلچر پروسیسنگ میں مہارت حاصل کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ وہ جائیں اور ایسی مارکیٹس کو ٹیپ کریں. ایتھوپیا کے اعزازی کونسل جنرل ابراہیم خالد طواب نے کہا کہ
पाकिस्तान को इस वक्त ट्रेडिंग पार्टनर की जरूरत है। इथोपिया इस वक्त राइस प्रोसेसिंग यूनिट्स पर काम कर रहा है। इसके अलावा इथोपिया की कामयाब फ्लाइट ऑपरेशन जारी है, जो कराची से इथोपिया 4 घंटे की फ्लाइट है। This is very critical actually, life-saving. Pakistan have got a comparative advantage in this sense because Ethiopia is importing huge, pharmaceutical, around 85 up to 90% we are importing. That is why Pakistan has reached self-reliance on the pharmaceutical product. Let's this is a big opportunity for pharma industries, surgical equipment, so we can work along this line. कोरंगी ट्रेड एंड इंडस्ट्री में इथोपिया की हुकूमत की जानिब से सरमायाकारी के माहौल में डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। काटी के सदर की जानिब से मेहमानों को एजाजी शील्ड और गुलदस्ता भी पेश किया गया, जबकि इथोपिया के सफीर की जानिब से खूबसूरत मस्जिद की तस्वीर और कॉफी का तोहफा पेश किया गया। कैमरामैन आगा रफीक के साथ खुर्शीद रहमानी, सिटी 21। यहाँ बात करेंगे तजावुज़ात के हवाले से। शहर में तजावुज़ात के खिलाफ शहरी इंतजामिया ने डंडा उठा लिया। KMC महकमा इंसदाद तजावुज़ात का FB एरिया हुसैनाबाद के तरफ ऑपरेशन। फूड स्ट्रीट से तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। रात तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी लगातार। आयशा मंजिल और हुसैनाबाद में तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया। ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग अहमद मुर्तज़ा की सरबराही में किया गया। इस मौके पर अहमद मुर्तज़ा ने पथारेदारों को कर दिया खबरदार कि अब अगर तजावुज़ात लगाएं तो सख्त एक्शन होगा। पुलिस को भी निगरानी के लिए पाबंद कर दिया गया। हमने इसमें आइडेंटिफिकेशन यही की है कि मेन जो थॉरोफेयर रोड्स हैं और जहाँ पर हॉस्पिटल्स और एम्बुलेंस की आमदोरफ्त में मसले होते हैं, प्रायोरिटी हमने उनको रखा है। और अभी जिस तरह हमने कहा आज का ऑपरेशन भी शुरू है, मुज़ामत फ़िलहाल तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत स्कर्मिशेस जो लोगों ने की है वो की है, लेकिन हमें उन्हें तंबी की है कि जिस तरह हम आज यहाँ पर ऑपरेशन करें उसकी वजह क्या है। आप पीछे देख सकते हैं बहुत बड़ा यहाँ पर हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल्स हैं इनफैक्ट इस सारे रोड पे। वहाँ पर एम्बुलेंस की आमदोरफ्त में मसला होता है, मरीज़ बेचारे जो है वो परेशान होते रहे इलाका मकीन भी। KMC के डायरेक्टर सेंटर कामरान अलवी ने कहा कि जो सामान जब्त किया उसे किसी सूरत दोबारा नहीं छोड़ेंगे। टेबल, कुर्सियां और पथारे स्टोर मुंतकिल किए हैं। ये जो 1 हफ्ते का टाइम हमने ज़िला बस्ती में रखा था, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कमिश्नर कराची साहब की जो एक्सेशन थी मेयर कराची साहब की, उसके सिलसिले में आज हम गुलबर्ग डिवीज़न के अंदर काम कर रहे हैं हुसैनाबाद पे। इसके बाद हम शहर पाकिस्तान के मेन रोड क्लियर करेंगे, रोड, फुटपाथ और वो। जिला बस्ती में हफ्तावार ऑपरेशन का बुध को आखिरी रोज था, ताहम जुमेरात से जिला शर्की में कार्रवाइयों का आगाज होगा। जुनैद जावेद, सिटी 21। शुगर माफिया ने कमिश्नर कराची को औकात बता दी। चीनी की कीमत के लिए इजलास में शुगर मिल्स मालिकान शरीक नहीं हुए। शुगर मिल्स का मालिकान की तीनों तंजीमों का कोई नुमाइंदा इजलास में नहीं आया। चीनी की कीमत के लिए इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। चीनी की नई कीमत का तयन नहीं हो सका। शुगर माफिया का राज, इंतजामिया बेबस, इंतजामिया के इख्तियारात पर सवालिया निशान। कराची के शहरी महंगे दामों चीनी खरीदने पर मजबूर। चीनी की कीमत के लिए इजलास में शुगर मिल्स मालिकान शरीक नहीं हुए। शुगर मालिकान कमिश्नर कराची को खातिर में नहीं लाए। चीनी की कीमत के लिए इजलास में शुगर मिल्स मालिकान शरीक नहीं हुए। शुगर मिल्स मालिकान की तीनों तंजीमों का कोई नुमाइंदा इजलास में नहीं आया। शुगर मिल मालिकान की अदम शिरकत के बायस इजलास में चीनी की नई कीमत का तयन नहीं हो सका। चीनी की कीमत के लिए इजलास बेनतीजा खत्म हुआ। इजलास में ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन को बुलाया गया था। सिंध शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन को भी मीटिंग नोटिस जारी हुआ था। एग्जीक्यूटिव सिंध जोन शुगर मिल्स एसोसिएशन को भी इजलास में आना था, लेकिन कमिश्नर इंतजार ही करते रह गए। आसिम गनी, अहमद इब्राहिम, अहमद बवानी कोई इजलास में शरीक नहीं हुआ। शुगर मिल्स मालिकान के किसी नुमाइंदे ने भी इजलास में शिरकत नहीं की। सिंध सेक्रेटरीट के शाहरा कमाल अतातुर्क को तवील अरसे बाद आम शहरियों के लिए खोल दिया गया। अब शहरी बासानी कबूतर चौक से पीपल स्क्वायर तक जा सकते हैं। आजाद नोहड़ियों की रिपोर्ट। कराची वालों के लिए खुशखबरी, अरसा दराज से बंद शाहरा बिलाखिर खुल गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शाहरा कमाल अतातुर्क को खोल दिया गया। शाहरा कमाल अतातुर्क को 1992 में सिंध सेक्रेटेरिएट के अकब में मार्टर हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस बंद किया गया था। शाहरा को बंद करने से डिलेक्स बस C1 का रूट भी खत्म कर दिया गया और ये बस भी चलना बंद हो गई। अदालती हुक्म पर शाहरा को खोलने पर शहरियों ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। कोई खुश दिखाई देता है तो कोई सिक्योरिटी खदशात से परेशान है। कोई रुकावट नहीं है तो जरूरी है, लोग आते जाएंगे, सहूलत है उनके। फायदा तो बड़ा है, शहर को बड़ा फायदा है, तो इसलिए शाहरा खोलना चाहिए। ये हदीस रसूल है कि लोगों के लिए रास्ता दो, आसानी पैदा करो लोगों के लिए बजाय मुश्किलात पैदा करने। पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला, लेकिन ये शाहरा जो है ना सिक्योरिटी मामला है, सरकारी दफ्तर हैं,
एक तो रेड जोन है। सर ये बहुत अभी अच्छा अमल हुआ है, पर मुझे नहीं लग रहा है ये कुछ टाइम के लिए ये फिर खोला जाएगा, फिर ये दोबारा बंद हो जाएगा। ये पहले भी कोर्ट को बोल चुकी है ये खोला जाए, ये आवाम के लिए आसानी हो जाए, तो फिर ये कुछ टाइम के लिए ये कोर्ट का अमल करते हैं, फिर ये वही बंदी करेंगे। शारा कमाल अतातुर्क को खोलने के बाद सिक्योरिटी के इंतजामात को मामूल की निस्बत सख्त किया गया है ताकि अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाए। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ आजाद नोडियो, सिटी 21। यहाँ आपको बताते चले कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स और पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। जैक्सन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बच्ची को बाजियाब करके अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। गुलशन, गडाब और दीगर इलाकों में मुश्तरका कार्रवाइयां, 5 मुलजिमान धर लिए गए। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम कैसर का साथियों के हमरा खारादर में शहरी से 50 लाख रुपए डकैती में लूटने का एतराफ भी किया, जबकि मुलजिमान के कब्जे से असला, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद कर ली। जैक्सन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने 4.5 साल बच्ची को बाजियाब करके अगवाकार खातून को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शब वकास नामी शहरी ने अपनी 4.5 साल बेटी के अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। बच्ची को स्कूल से कोई नामालूम खातून लेकर गई थी। लियाकताबाद में डाकू आवाम के हत्थे चढ़ गया। आवाम की फायरिंग और तशद्दुद से जख्मी डाकू को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डाकू की शनाख्त इमरान के नाम से हुई। गुलशन हदीद में मुबीना पुलिस मुकाबले में जाहिद नामी डाकू को गिरफ्तार करके असला बरामद कर लिया। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में तकरीब का इनेकाद। वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज हशमत लोधी कहते हैं कि इंजीनियरिंग का शोबा असल मानों में इंसानियत की खिदमत है। आपको यहाँ पर बता रहे हैं, नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में तकरीब का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर NED यूनिवर्सिटी डॉक्टर सरोज हशमत लोधी कहते हैं कि इंजीनियरिंग का शोबा असल मायनों में इंसानियत की खिदमत है। मज़ीद जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी, आज भी नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में द इंजीनियर्स पाकिस्तान की जानिब से आज इंजीनियर्स की एक बड़ी बैठक नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी में सजी है। वाइस चांसलर जामिया NED प्रोफेसर सरोज हशमत लोधी साहब इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा अहम मुकाम है। आपने जैसे कि अपनी गुफ्तगू में भी कहा कि आज की तरक्की में सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो इंजीनियर्स का है, और इंजीनियर्स एक ऐसा शोबा है इंजीनियरिंग जो कि खिदमत खल्क में सबसे पेश रहता है, इंसानियत के लिए पेश रहता है। क्या कहेंगे? इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इंजीनियरिंग के बगैर कोई भी इकोनॉमी प्रॉस्पर कर ही नहीं सकते। ये बात हमारी समझने की है कि आप कोई चीज़ ले लें जिसका इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ हो, वो डायरेक्ट इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है। और जिन ममालिकों में इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं उनकी इकोनॉमी भी उसी तरह से ग्रो करती है। इसकी वजह है कि इंजीनियरिंग की एक्टिविटी से जो बेसिक इकनॉमिक्स का रूल है कि पैसा सर्कुलेट करता है, और जितना ज़्यादा सर्कुलेशन में होगा उतनी कोई इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी। ये बात समझने की हमें और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि बग़ैर इंजीनियरिंग की प्रमोशन के प्रॉस्पेरिटी मुमकिन नहीं है। लेकिन प्रॉस्पेरिटी जो है वो मुमकिन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? आज इंजीनियर्स की बड़ी बैठक लगी है, सब ने अपने अपने हिसाब से जो है इंजीनियरिंग शोबे से मुतल्लिक गुफ्तगू की, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस किस्म की एक्टिविटीज़ की बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी ने इसका एहतमाम किया है। और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। उसका मकसद सिर्फ ये कि कलेक्टिव थिंकिंग हो, एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर हो, और इवेंचुअली वो किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ट्रांसलेट होकर गवर्नमेंट के सामने रख दिए जाए, ताकि उसमें कोई प्रपोजल्स ऐसी हों जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड हों। शेखुल जामिया NED प्रोफेसर सरोज हशमत लोधी साहब, आपका बेहद शुक्रिया। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी।